ग्रेट क्रिकेट प्लेयर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने भी यही कहा कि 4 घंटे की नेट प्रैक्टिस ये मान करके कि वो टेस्ट मैच चल रहा है। इनिशियल पोस्टिंग्स के क्या एक्सपीरियंस रहे? अंबानी जो है वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि मुझे 200 करोड़ का बिजनेस चाहिए, नहीं हुआ आपको निकाल देगा, डिमोट कर देगा, खत्म। मैं इसको कहूंगा कि मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, मेरे इशारे पर मरो, ये अंतर है। किस तरह के चैलेंजेस आपने कश्मीर में फेस किए और खासतौर से ऑपरेशन पराक्रम की भी हम बात करेंगे। कि अगर आपने 370 को दूर से भी देखा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। वही लोग आज उसी तिरंगे को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं। सेना की इंडियन से सिटीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है? जो सैनिक कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कीजिए, ये जरूर बस। और भारतीय सैनिक किसी से भी कुछ भी नहीं चाहता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इनफाइनाइट परसेप्शंस में आज हम मुलाकात करेंगे मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड। विशिष्ट सेवा पदक से आप सम्मानित हैं और देश दुनिया के अलग अलग कोनों में घूम चुके हैं, सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। जय हिंद पुनीत, आपका और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। शुरुआत करते हैं, चूंकि आप जयपुर से आते हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर फैमिली टू गेट इनटू डिफेंस सर्विसेज। पुनीत बिल्कुल सही आपने कहा, मैं पहला था, लेकिन मैं बता दूं साथ के साथ मैं आखिरी नहीं हूं। मेरा खुद का बेटा भी मेरी अपनी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल है आज की तारीख में, और मुझे लगता है ये सिलसिला अब रुकने वाला आसानी से है नहीं। लेकिन मैं पूरी तरह से एक सिविल बैकग्राउंड से डिफेंस एकेडमी में गया। कई वजह थी उसकी। एक सबसे बड़ा कारण था, देखिए, एक तो क्या होता है कि आप एक प्रकार से फैसिनेट होते हो कि वो चीज अलग है। यूनिफॉर्म जो है वो आपको बाकी चीजों से अलग दिखती है, तो जो चीज अलग दिखती है वो मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया। मुझे ये नहीं पता था कि आर्मी क्या है, उसमें जाने का क्या तरीका है, वहां जाके क्या मुझे मिलने वाला है, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। एक बात तो वो थी कि मुझे लगा कि यार ये चीज डिफरेंट है एंड आई मस्ट ट्राई समथिंग विच इज डिफरेंट। दूसरी चीज 71 की लड़ाई थी, जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था। मेरी माँ ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी, आकाशवाणी में, और वो उदयपुर में पोस्टिंग थी, और उन्होंने उस लड़ाई को कवर किया। अब जब माँ ने उस लड़ाई को अच्छे से कवर किया तो आर्मी उस छोटे यंग माइंड में लड़ाई, विजय, जीत, 93,000 लोगों की सरेंडर, मुझे शायद उस समय सरेंडर का मतलब भी नहीं मालूम था, लेकिन वो उन चीज़ों ने मेरे दिमाग पर एक बहुत गहरी छवि छोड़ी, और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में अंकों के आधार पर एडमिशन्स होते थे। आई कुड हैव वॉक्ड इनटू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन आई चोज टू बी इन द डिफेंस एकेडमी। और ये एकमात्र चीज़ ऐसी थी जो आपको 16 साल की उम्र में सिक्योर्ड क्लास 1 गैजेटेड करियर दे रही थी। क्या आसान रहा घर वालों को कन्विंस करना, क्योंकि उस टाइम में कैजुअलिटीज काफी होती थी? जो सेना में जाता था वो मान के चलता था कि भाई वापसी हो पाएगी कि नहीं। देखिए, माँ मेरी अभी है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ गया था तब तक मेरे परिवार को पता नहीं था कि मैंने एनडीए के लिए अप्लाई किया हुआ है। उनको यही लग रहा था कि इसके ठीक ठाक हैं और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में निकल इधर उधर निकल जाएगा। उनको उस समय तक नहीं बताया। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, उस माँ ने देखा था पूरे 71 के ऑपरेशन को कि कैसे लोगों की जाने जा रही है, कि तो उनको पूरा उसका पूरा एक्सपीरियंस था जो कवर किया। तो उसकी वजह से मुझे इस बात का खतरा था कि शायद सेना में जाने के लिए मेरी मदर एग्री ना करें। तो आई डिड नॉट टेल बोथ माई पेरेंट्स। चोरी से फॉर्म भरा और उसको आगे करा और हो गया। लेकिन आई टेल यू, आई वॉज शॉक्ड जब मेरा हुआ। तो हैप्पीएस्ट पर्सन वॉज माई फादर एंड मदर। और उन्होंने मेरे को बहुत शौक के साथ और बहुत गर्व से डिफेंस एकेडमी में भेजा। डिफेंस एकेडमी के जो दिन थे वो एक सिविलियन के लिए डेफिनेटली चैलेंजेस से भरे हुए होते हैं, क्योंकि टफ ट्रेनिंग होती है। किस तरह के एक्सपीरियंसेस वहाँ रहे?
एक ऐसा पहले दिन पहले मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं, मैं मेरे पास समय होगा तो मैं अभी करूंगा उनको शेयर आपके साथ। जो पहली चीज, हमारे जो स्क्वाड्रन्स होती हैं वहाँ पे, जब आप एनडीए में जाते हैं तो स्क्वाड्रन्स होती हैं पूरी अकेडमी में 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, ऐसे लेके ये अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसकी वजह बताऊँ क्यों बढ़ गई हैं। 12 एक और स्क्वाड्रन्स होती हैं, और वहाँ जाकर के जो जज्बा होता है कि मेरी स्क्वाड्रन सबसे आगे, सबसे अच्छी, ये वो, उसमें एक और स्क्वाड्रन में मैं था। और वहाँ जाके जो मेरे को पहली चीज़ उन्होंने बताई वो ये थी, वो भाषा का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, उन्होंने ABCD, इन आवर स्क्वाड्रन डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली एंड इम्पॉसिबल मे टेक अ लिटिल वाइल। उनका मतलब था कि जो डिफिकल्ट है वो तो आप फौरन करो, और जो इम्पॉसिबल है थोड़ी देर बाद आप करके दिखाओ। तो ये जो जज्बा था, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है, कि जब तक आप में वो सेल्फ एस्टीम नहीं आएगी कि आप किसी कीमत पे हार को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको ये बात बिल्कुल आपके दर्शकों को मालूम होनी चाहिए कि युद्ध में कोई रजत पदक नहीं है, युद्ध में कोई रनर अप नहीं है। युद्ध में या तो आप विजयी होंगे और या फिर आप शमशान में मिलेंगे। विजय या शहीद, बस दोनों के यू आर आइदर अ विनर और इन द ग्रेवयार्ड। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये जो जज्बा है, वहां से ये लोग सिखाना शुरू करते हैं। और वो एक अच्छी 16 साल और कुछ महीने का था मैं, अच्छा टाइम था, बिल्कुल ये चीजें दिमाग में बिल्कुल एकदम से आत्मसात जिसे बोलते हैं ना, वो हुई। एक मैं आपको किस्सा और बताना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी चीज जो होती है आर्मी में, वो ये होती है कि आपको यू मस्ट कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट एंड डिलीवर मोर देन व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ यू। कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको, अचानक से याद है, हमारे वहां ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मिलिट्री ट्रेनिंग का। तो हॉकी के मैचेस चल रहे थे, और उसमें वो क्या होता है कि स्ट्रिंग्स में बांट देते हैं ताकि हर एक को मौका मिले। तो 6-6, 7-7, 6 स्ट्रिंग्स होती थी, पहली स्ट्रिंग, दूसरी, ऐसे करके। तो हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट का मैच, हॉकी का मैच। जो CSM होता है, कंपनी सर्जेंट मेजर, वो जो सारा डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स और इनका वो इंचार्ज अपने स्क्वाड्रन का होता है, स्क्वाड्रन का, जिसमें हम लोग थे। तो वो आया, हम लोग मैच खेल रहे थे, हाफ टाइम तक हमारी टीम 3-0 से आगे थी। तो उसने देखा कि ये तो जीत ही जाएंगे, तो वो वापस चला गया। हम फिर जब पहुंचे वापस, तो गोल स्कोर लाइन 3-0 थी। हमें लगा कि हमारी बड़ी आरती निकालेंगे और बड़ा शाबाश बोलेंगे और ये करेंगे। बाहर वो आदमी खड़ा हुआ था, गुस्से से लाल, जितनी गालियां, जितनी भी भाषाओं में आती थी वो उसने पहले दी, फिर डंडे मार। हमने कहा यार, हम तो मैच जीत के आ रहे हैं, ये क्या? फिर उसने बोला कि यू ब्लडी चैप्स, व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 3-0 एंड यू हैव गॉट द चीक्स टू कम बैक एट 3-0। ये उसका था कि जीत जरूरी नहीं है, मार्जिन क्या था, आप उससे इंप्रूव क्यों नहीं किया? इंप्रूव क्यों नहीं किया? जब तक मैं था तब तक तो आप खेलते रहे, उसके बाद आपने ढीले हो गए या कुछ, व्हाटएवर, उसके कई भी कारण हो सकते हैं। हमारे हीरो, इसीलिए जब हम एकेडमी में थे उस समय एक पोल वॉल्टर था, जो कि आज के यूक्रेन और उस समय के सोवियत संघ का था, सर्गेई बुबका उसका नाम था। उसने अपने खुद के रिकॉर्ड को 100-200-300 बार तोड़ा। उसको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़े, स्वर्ण पदक उसका निश्चित था। फिर भी वही जज्बा भारत के हर सैनिक में है, और वही चीज आपको सिखाई जाती है। आपका मकसद सिर्फ उस काम को खत्म करके आना नहीं है, और बेहतर कैसे, उससे बेहतर कैसे, उससे और बेहतर कैसे, ये आपके खून में, DNA में वो लोग डाल देते हैं। रॉजर बैनिस्टर, उसको भी गोल्ड मेडल निश्चित था, लेकिन 4 मिनट से कम, उससे भी कम, उससे अपने रिकॉर्ड को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सरपास करते रहना, ये बहुत जबरदस्त मुझे लगता है एक बड़ी एक्सेलेंस की जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, कंसिस्टेंटली डिलीवर मोर देन व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट। ऐसा क्या कुछ है जो मैन टू आर्मी मैन में ट्रांसफॉर्मेशन करती है, और जो आपने कहा स्पिरिट, जो एक एप्टीट्यूड बना देती है कि लगातार आपको अपने ऊपर या चीजों पे काम करना है? एक चीज जो मैंने वहां जाकर के सीखी, और जो मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल रहा, वो ये था कि
it does not matter where you shape attitudes. Attitudes don't care where you shape them. Once shaped, they become your habit. और ये हमको बताया गया कि सिर्फ बड़ी चीज में आप काम अच्छा कर पाएंगे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। दुनिया में 2-3 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी। कपिल देव, इमरान खान। और वो इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने जीवन में टेस्ट मैच में नो बॉल नहीं फेंकी क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जो प्रैक्टिस के टाइम पर उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने नेट्स पे भी कभी नो बॉल नहीं फेंकी। जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को यह नहीं पता होता कि नेट्स कौन से हैं और असल मैच कौन सा है। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि यार जब लड़ाई होगी तब मैं जो होना है वो मैं कर दूंगा ना, आपको उसके लिए लगातार तैयारी करते रहना पड़ेगा। और ये चीज जो थी ये सबसे ज्यादा काम आई मुझे एक बिल्कुल प्योर सिविलियन से एक सैनिक सोल्जर बनने के अंदर कन्वर्ट होने में, कि आपको ये बिल्कुल साफ तौर पे ये बता दिया गया था। तो इसका बड़ा भारी इंपैक्ट होता है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप ये काम प्रैक्टिस मैच में कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास मैच में कर रहे हैं या टेस्ट मैच खेलते हुए कर रहे हैं या नेट्स पे कर रहे हैं। फॉर द सिस्टम एवरीथिंग इज ए टेस्ट मैच। फॉर द ट्रेनिंग एवरीथिंग इज वॉर। और तभी वो कहावत लाखों सालों पुरानी कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये हमने सीखा वहां पर कि आपको सदैव तैयारी इस प्रकार से करनी है कि ये असल ऑपरेशन है, तभी जाकर के। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि यार हम ट्रेनिंग में हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां से थोड़ा धीरे चल पड़ेंगे, यहां थोड़े देर ना। आपको उसी कंसिस्टेंसी के साथ हर ट्रेनिंग एक्टिविटी को रियल सिनेरियो मान करके काम करना पड़ेगा। इसमें वही बात कि कोई कमबैक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे आपकी बात से ध्यान आ रहा है, ग्रेट क्रिकेट प्लेयर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे की नेट प्रैक्टिस और 4 घंटे की एक्सरसाइज। चाहे बारिश हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, ये मैच अगर जिस दिन नहीं खेलना है उस दिन बिना किसी ब्रेक के मैं ये लगातार करता रहा हूं सालों से। बिल्कुल। और वही तेंदुलकर उन्होंने भी यही कहा कि 4 घंटे की नेट प्रैक्टिस ये मान करके कि वो टेस्ट मैच चल रहा है, क्योंकि नेट प्रैक्टिस में भी वो कभी भी उस भारत रत्न उसके पास इसीलिए है। आप देखिए वो जमाना था, क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बताता हूं कि 3-4 क्रिकेटर्स एक साथ आए थे, प्रवीण आमरे, विनोद कांबली, और कहीं ना कहीं टेक्निकली आमरे और कांबली दोनों सचिन से बेहतर थे। क्या फर्क था दोनों के बीच में? कंसिस्टेंसी। और वही था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं प्रैक्टिस में कुछ और करूं और रियल टेस्ट मैच में कुछ और हो जाएगा ना। आपको सदैव एक ही धुन से एक ही तरीके से चलना पड़ेगा। एंड दैट वाज द थिंग जिसने कि मुझे एक सोल्जर में ट्रांसफॉर्म होने में मदद करी। इनिशियल पोस्टिंग्स के क्या एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि आप ट्रेनिंग में एक कैलकुलेटेड एनवायरनमेंट फिर भी रहता है, नेट की गुंजाइश रहती है, फॉल ऑफ होंगे तो नेट मिल जाएगा, लेकिन जब आप रियल ग्राउंड पर आते हैं तो वहाँ एक छोटी सी गलती भी कॉस्ट ऑफ लाइफ हो सकती है। बिल्कुल। मैं यही बार बार यही बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारी जो इनिशियल पोस्टिंग्स, देखिए मेरी एक ऐसी जगह पोस्टिंग आई, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मुझे उस जगह का नाम नहीं पता था, मैंने कभी सुना नहीं था। हालांकि अब तो बहुत फेमस हो गई है वो जगह पिथौरागढ़, क्योंकि इतनी जबरदस्त इस बार बाढ़ आई है वहां पर कि उसका वहां पिथौरागढ़ में पोस्टिंग आई थी। अब क्या होता है कि जब आप नए एक एनवायरनमेंट में जाते हो, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका घर और आपका परिवार आपकी यूनिट होती है। आप जब एक बार यूनिट में चले गए तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए आप अपने घर आते हैं। उन 30 दिनों के लिए जब घर आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गेस्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। बाकी 11 महीने आप वहां पर बिताते हैं, तो वो परिवार बन गया। और जब हमने उसको एक परिवार के रूप में स्वीकारा, तब हमको वहां पर हर प्रकार की मदद, गाइडेंस, संस्कार
अपनी यूनिट के इतिहास में, अपनी यूनिट की परंपराओं में गर्व करना, ये सब सिखाया गया। तो उससे क्या हो रहा होता है कि इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार आपके साथ चलता है। पिथौरागढ़ से हम सिक्किम गए, सिक्किम से कहीं और गए, कहीं और से कहीं और गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारा वही कंसिस्टेंटली वो परिवार जिस तरह से काम करते हैं वो काम होना चलता चला गया। चैलेंजेस की जहां तक सवाल है, चैलेंज क्या होता है, देखिए कि एक जो जवान है वो रिस्पॉन्स टू गुड लीडरशिप, हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं कि जो अच्छे नेतृत्व को रिस्पॉन्ड करता है जवान को। और अच्छा नेतृत्व होता है कि आपको यू हैव टू बी लीडिंग देम फ्रॉम फ्रंट। मैं ये बात कई दफा, लीडरशिप बाय एग्जांपल, बिल्कुल लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये मैं बात कई दफा बताता हूं। इसकी एक स्टोरी है जो कि मैं इसके बाद अलग से बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो बाकी लोग करते हैं आज की तारीख में, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये हैं बिजनेस लीडर्स हैं, ये उन्होंने लीडर भी कहना अब शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी भी वजह बताऊंगा। वो देयर जॉब इज टू मैनेज पीपल टू वर्क, देयर इज अ मिलिट्री लीडर्स जॉब इज टू लीड पीपल टू डेथ। मेरा काम है कि मैं इनसे कहूं कि आप मुझे बताएं, जान से बड़ी क्या चीज है? कोई चीज है आपके जीवन से बड़ा? कुछ नहीं। जो कॉर्पोरेट लीडर है, अंबानी जो है, वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि मुझे 200 करोड़ का बिजनेस चाहिए, नहीं हुआ आपको निकाल देगा, डिमोट कर देगा, खत्म। मैं इसको कहूंगा कि मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, मेरे इशारे पर मरो। ये अंतर है। कमिंग टू कश्मीर, आपने एक लंबे समय कश्मीर में सेवाएं दी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस रहे थे, क्योंकि उस टाइम की सोशल परिस्थितियां अलग थी, पॉलिटिकल परिस्थितियां बहुत अलग थी और बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन, इंटेल की भी उतनी कमी रहती थी, जिसके कारण ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते थे। संसद तक हमारे अटैक हुआ ही है। किस तरह के चैलेंजेस आपने कश्मीर में फेस किए, और ख़ास तौर से ऑपरेशन पराक्रम की भी हम बात करेंगे। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरी रेजिमेंट है जम्मू कश्मीर राइफल्स। तो मैंने न केवल कश्मीर में काफ़ी काम किया, हालांकि जम्मू कश्मीर राइफल्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप कश्मीर में ही रहेंगे, आप एनीवेयर, मैंने बताया सिक्किम, पिथौरागढ़, सब जगह रहा है जम्मू कश्मीर राइफल्स। तो मेरे पास जम्मू, हिमाचल और कश्मीर के ट्रुप्स मेरे साथ थे, मेरे जवान उन जगहों से आते थे। पहली बात, जहां तक कश्मीर में चैलेंजेस का सवाल है, देखिए कश्मीर की जो परिस्थिति बनी वहां हम लोगों ने, अब मैं उसके राजनीतिक कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोगों ने परिस्थिति इस प्रकार की बना दी थी कि वहां का जो आम जन था वो अपने आप को भारत या भारतीय नहीं मानता था। जब आप देखिए उस जमाने में, ये तो जब मैं सर्विस में आया उसके बाद की बात कर रहा हूं, उससे काफी वर्ष पहले मेरे माता पिता घूमने गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने आके बताया कि वो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात ये थी कि जब वो वहां पहुंचे तो उनसे पहला प्रश्न ये किया गया कि क्या आप हिंदुस्तान से आए हैं? ये फैक्ट है, हालांकि ये बात कई लोगों ने कई प्रकार से कही होगी। तो वो हमने हो जाने दिया। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस प्रकार की जो आवाम जनता है उसको कैसे भारत की मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करें, और उसके लिए आपको बहुत बड़ा कैरेक्टर चाहिए। आप उस कैरेक्टर की मदद से ही उनको बता सकते हैं कि हम लोग यहां पर आपके लिए हैं, आपके खिलाफ नहीं है। एंड दैट वाज ए बिग टाइम, बिग टाइम चैलेंज। बिल्कुल, जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे अलग करना, उसके लिए उनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो भी जो कश्मीरी हैं, वो एक एवरेज कश्मीरी बहुत अच्छा इंसान है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास ट्रुप्स भी वहां के हैं, कुछ बहुत अच्छे इंसानों में, उनको हमने हैंडल ठीक से नहीं किया। और उसके बाद जब से आर्मी वहां पर है, आज भी वहां की हालत यह है कि वो कहते हैं, ये मेरे साथ हुआ है कि भाई, एक उस व्यक्ति ने मुझे कहा
मैं गया था किसी और काम से, 2022-23 की बात है। तो एक सिविल ट्रक टैक्सी लेकर के हम लोग चल रहे थे और वो था, उसने अपना बैकग्राउंड बताया कि मेरे चाचा टेररिस्ट थे, ऐसे मारे गए। मेरा मतलब ही वॉज फ्रॉम ए हार्डकोर टेररिस्ट फैमिली। अब वो टैक्सी चला रहा था, तो उसने मुझे देखा कि मैं गवर्नर से मिलने भी गया और इधर भी हुआ उधर भी हुआ, कोर कमांडर से मिलने गया। उसको लगा यार ये बड़ा आदमी है। तो जब मैं निकलने वाला था तो उसने कहा साहब एक काम करना कि आप सबको जानते हो, एक बात का यकीन करो कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैंने कहा यार पूरी दुनिया कह रही है कि आप इलेक्शन कराइए, तुम अजीब आदमी निकला कि नहीं होने चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं होने चाहिए, तो उसने बोला कि ये जो अगर आप समझ रहे हैं कि 370 के हटने से, उसका परसेप्शन है उस व्यक्ति का कि हटने से और उससे शांति यहां पर बन गई ना। उसने बोला कि शांति इसलिए बनी है कि जो आवाम है उससे जो यहाँ की करप्ट और सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप थी उससे उसको दूर किया गया, आइसोलेट किया गया, उससे परिस्थिति सुधरी। और उसने कहा कि जिस दिन आप चुनाव घोषित कर देंगे उस दिन आपको इन सबको छोड़ना पड़ेगा, और इनको छोड़ा और पत्थरबाजी शुरू। ये उसका परसेप्शन था। सही गलत रॉन्ग राइट इसके बारे में मैं नहीं कह रहा। तो ये जो चेंज आया, उस चेंज का बहुत बड़ा श्रेय आर्मी को जाना चाहिए। आर्मी में खास तौर पे बता रहा हूं आर्मी को, क्योंकि वहां पर उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सद्भावना वहां पर पैदा करना, अलग अलग किस्म के छोटी छोटी चीजें, बस स्टैंड नहीं है, कवर्ड शेल्टर नहीं है उनके जहां पर स्कूल्स में, तो वहां जा करके बात। तो इस प्रकार से जब उनको दोबारा लाया गया, उसी वजह से वो लोग जो कह रहे थे कि अगर आपने 370 को दूर से भी देखा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, वही लोग आज उसी तिरंगे को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं। वंडरफुल। ये एक्शन का आउटकम था। और वो ट्रस्ट बिल्डिंग वापस से हो पाई। और वहां की इसकी वजह यही थी कि वहां के लोग कभी भी खराब नहीं थे। परसेप्शन ऐसा पैदा किया गया था कि कश्मीरी का मतलब गंदा आदमी, कश्मीरी का मतलब देशद्रोही, जो कि गलत था। और अब जब आप अपनी ऑपरेशंस की शुरुआत इससे करेंगे कि जो भी दिख रहा है वो दुश्मन है, तो फिर आप कोई वहां पर काम नहीं कर सकते। मैंने जाकर के सबसे पहले लोगों को अपनी यूनिट में, हालांकि काफी ये हो रहा था, ये सिखाया। मैंने कहा कि जब तक कि कोई ये सिद्ध ना हो जाए कि वो टेररिस्ट है, आप समझिए कि वो एक इनोसेंट इंडियन है। इनोसेंट इंडियन, मार्क माय वर्ड्स। मैंने ये नहीं कहा कि इनोसेंट कश्मीरी है। अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और फिर आप कश्मीरी को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन सकता। There cannot be a separate set of rules for a Kashmiri and for a Delhiite or a Jaipurite or a Punjabi or a Sikh. बस तो सब बड़ा। और आज यही परिस्थिति है, और यही वजह है कि लाल चौक में दिवाली भी हो रही है, लाल चौक में तिरंगा भी चल रहा है, और वो लोग जो कहते थे वो खुद अपने अपने कंधों पर तिरंगा लेके आज घूम रहे हैं। और जब इलेक्शन हुआ तो पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान की सौगंध का के शपथ ली। पहली बार इतिहास में, पहली बार। ऑपरेशन पराक्रम पर आते हैं। हाँ, तैयारियां पूरी थी, बस फाइनल ट्रिगर दबाने की देर थी। क्या था पूरा संसद पे अटैक के बाद से किस तरह की तैयारियां शुरू हुई? देखिए, संसद पे अटैक एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि जब पापों का घड़ा, वो लगभग ऐसा समय आ गया था कि वो घड़ा भर चुका था। ये जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी थी। क्यों करी उन्होंने ये पॉलिसी? पाकिस्तान ने इसलिए अपनाई कि पाकिस्तान ने 3-4 बार भारत से कन्वेंशनली लड़ के देख लिया, डिफीट मिली, और वो कुछ भी कहते रहे, हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो लड़ता है उसको पता होता है कि वो जीता या हारा। करेक्ट। जो लड़ रहा है, मैं अगर किसी ऑपरेशन में गया और उस ऑपरेशन में मुझे सफलता नहीं मिली, मैं दुनिया को चाहे कुछ भी झूठ बोलता रहूं, लेकिन मेरे को पता है कि मैं जीता या हारा। ये जियाउल हक को पता था, तभी उन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है कि भारत को 1000 घाव देकर लहूलुहान किया करो। उसके लिए 78 में
76-78 के टाइम पे वो बने थे ज़िया-उल हक, और उस समय से ये काम चल रहा है भारतवर्ष में। तो ये जब टेररिस्ट एक्टिविटी थी, ये पार्लियामेंट का अटैक उसका पहली एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन वो इतने हमले हो चुके थे, चाहे वो जयपुर का ब्लास्ट हो, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हो, ये बहुत सारे, उसके अलावा बहुत एक्टिविटीज हो रही थी जो कि हाईलाइट नहीं होती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार करके रखा हुआ है, टॉक अबाउट इट लेटर, उसको इकोसिस्टम उन्होंने पूरे देश में बना रखा है जो कि उनको मदद करता है। तो जो हमारा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वो पार्लियामेंट पे अटैक ऐसी परिस्थिति में उनको लाके रख दिया कि अब आर पार की लड़ाई, इस वजह से आर्मी पूरी तरह से मोबिलाइज हुई। अगर आपको मान लीजिए पुंछ में लड़ाई लड़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कच्छ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप युद्ध कहीं भी कर रहे हैं, तो सर क्रीक से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक, बाकी सब भी बैलेंस, ग्राउंड पर बैलेंस होना चाहिए। अलर्ट तो खैर आर्मी 24 घंटे वैसे भी रहती है, ग्राउंड पर बैलेंस होना चाहिए। तो इसी वजह से पूरी उसको मोबिलाइज करा, आर्मी को मोबिलाइज किया था। बहुत काफी नजदीक थे, पूरी तैयारियां हो गई थी। ऑब्जेक्टिव्स नॉमिनेट, मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना मैं बता सकता हूं, नॉमिनेट हो गए थे और हम उनके लिए पूरी तैयारियां कर रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड मैं आपको बताता हूं। जब हम तैयारियां कर रहे थे तो हमको जिस जगह पर, जिस प्रकार के ऑपरेशन में हिस्सा लेना था, वहां पर वो उसके लिए बर्फीले इलाके में ट्रेनिंग करने की आवश्यकता थी। तो हम सोनमर्ग में अपनी पलटन को हमलों के लिए आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो भारत के रक्षा मंत्री थे, और ये मेरी यूनिट में 50% सरदार हैं। तो वो आए हमारी, और हर एक धीरे धीरे एक लोगों से मिलते हुए चले गए। तो जब वो हमारी यूनिट के सरदारों के पास आए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो हमारा सरदार जोर से बोला, कहता साहब जी हुक्म दे दो, फिर 80 चक्कर देंगे। मतलब हिज कॉन्सेप्ट वाज वेरी क्लियर कि मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा हूं, अब मुझे आप हुक्म दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या ट्रिगर दबाने की तो ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा ही आज की तारीख में ये भारत की सेना को, भारत को बहुत इतना आगे पहुंचा रहा है। कश्मीर आज इतना भव्य हो गया है, आप जाके देखो। मैं 2021-22 से लगातार 3 साल गया हूं वहां पे, जमीन आसमान का अंतर आ गया है आज की तारीख में। लोग बात, क्योंकि क्या होता है देखो, कि जब आपको यह बताया जाए कि ये लोग शत्रु हैं और आपको अलग होना है और उसका हम कोई तोड़ ना निकालें, तो वो आपका जो मैंने बताया था, एटीट्यूड्स डोंट केयर वेयर दे गेट शिफ्ट, वंस शिफ्ट दे बिकम योर हैबिट। उसी प्रकार से ये भी उनका, पूरी जनरेशन का ये हो गया था कि भाई हम तो पाकिस्तान हैं या हम अलग हैं। उसको आज ये चीज नहीं है। आज पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जय हिंद जय भारत कर रहा है। वंडरफुल। अभी ऐसा कोई वाकया हुआ कि आप जाने अनजाने में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की बॉर्डर? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं इतना बताता हूं कि हाँ, और इसके ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, हमने कई बार इस प्रकार की होता था। क्या होता है देखो, कि ये जो बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल खास करके, उसमें वो उस तरफ हैं, हम इस तरफ हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट है। उसमें आप हर एक बार सीधे फ्रंटल लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनफैक्ट फ्रंटल लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो देख रहा है आपको सब कुछ। तो उसके लिए आपको अक्सर पीछे जा करके और अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के कई बार ऐसे हमारे पास मौके आए। हमने वहां जाकर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पार की, इस प्रकार के हम लोग कई बार। लेकिन क्या होता है देखिए, कि अंतर क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें और जो पहले ये हॉट परसूट बोलते हैं इसको, कि आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो भाग रहा है, भागते भागते वो अपने पास चला गया, तो यू कंटिन्यू टू फॉलो हिम एंड ड्रॉप हिम डाउन एंड कम बैक। लेकिन वो आपके ऑपरेशन का हिस्सा है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्यों कहते हैं कि वो पहली बार हुई? वो इसलिए कि एक सोची समझी, डिजाइंड विद ए एंटायर पॉलिटिकल बैकिंग। जनरल रणबीर वहां पर डीजीएमओ थे, उन्होंने कहा था, मेरे पर्सनल बहुत गहरे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि वी विल स्ट्राइक एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग।
वो जो प्लान दिल्ली में बना और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को एग्जीक्यूट किया, उसमें और इस प्रकार के हॉट परस्यूट्स में काफी अंतर होता है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ, इस प्रकार के कई दफे मौके आए और कई दफे हमने उन मौकों को भुनाया और हमने सही लोगों को सही रास्ता दिखाया, सही नतीजा उनको दे दिया। कमिंग टू सिक्किम, सिक्किम में भी आप पोस्टेड रहे। चाइना की तरफ से हमेशा अनरेस्ट करने की कोशिश रही है नॉर्थ ईस्ट में, और अभी तक भी समय समय पर वो शरारतें करते रहते हैं। मेन क्या रीज़न है कि एक सॉफ्ट टारगेट नॉर्थ ईस्ट बना हुआ है? चाइनीज जो हैं वो बहुत मैच्योर्ड एनिमी है, ये कहूँगा। 1962 के बाद 1967 के 15 दिन को अगर आप छोड़ दें, 1967 की बात बताऊंगा मैं बाद में, एक भी गोली फायर नहीं हुई है चाइना के बॉर्डर पे, एक भी आज तक। गलवान में भी एक भी गोली नहीं चली, बस प्रेशर बनाते हैं। डोकलाम में भी नहीं चली, देपसांग कहीं भी नहीं चली। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। देखिए, इसका इतिहास जानना बहुत आवश्यक है कि जब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाया, मैकमोहन लाइन बनी, तो मैकमोहन लाइन जिसने बनाई उसने ग्राउंड नहीं देखा था। और जो नेचुरल वाटरशेड का कॉन्सेप्ट है कि भाई पहाड़ी की तो उसमें पानी गिराओ, जो इस तरफ गिरा वो इंडिया, जो उस तरफ गिरा वो वाला हिस्सा चाइना, उसको नहीं आ रहे। मोटी पैन की लकीर खेती, चाहे वो रेड क्लिफ लाइन हो, चाहे वो डूरंड लाइन हो, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, या कोई सी भी लाइन हो। अब उससे क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी लाइन है वो जमीन पे 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का एरिया दिखाती है। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल लगभग 3,500-4 हजार किलोमीटर की है, उसमें 90% के करीब कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ईयर मार्क्ड जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो है, और उसके ऊपर दोनों तरफ से रेस्पेक्ट है। अब इनको कहते हैं एडीपी। एडीपी क्या हुआ? एरियाज ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस। अब आप, क्योंकि ये बात लोगों को समझ में आसानी से आएगी, फिंगर 4, 3 फार का जो गलवान वाला किस्सा था, फिंगर 4 के ऊपर मैं खुद खड़ा होकर के मैं रहा हूं, मैं वहां पर जो शूल में कंपनी कमांडर था, मैं सब एरिया पूरी अच्छे तरह जानता हूं। अब उस समय जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन था, हमारा मानना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 1 या फिंगर 2 तक है, फिंगर 1 तक। उनका मानना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 8 पर है। चूंकि ये एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन था, इसलिए हम वो कहते थे कि भाई आप भी यहां तक, अपने जहां तक सोचते हो हमारा पेट्रोलिंग कर लीजिए, हम वहां तक कर लेंगे। अब जब ये गलवान वाला किस्सा हुआ, उसके बाद ये जितनी भी हॉट स्पॉट्स थे एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस वाले, वहां पर एक दूसरे को रोकने का और आगे नहीं आने देने का वो जो हुआ, शुरू हुआ, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिसीजन। आज कई एक चीज नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर लैंड चले गया, हो गया। एब्सोल्यूट फॉल्स, एब्सोल्यूट फॉल्स। ये पॉलिटिकल रीजंस के लिए कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपसे मैं ये प्रश्न करता हूं कि गलवान में क्या हुआ, ये कौन बता सकता है? दिल्ली में बैठ करके कोई किसी राजनीतिक दल का नेता उसको कैसे बता सकता है? कितने रफाल गिरे ये डोनाल्ड ट्रंप कैसे बता सकता है? जो स्पोक्स पर्सन जो वहां पर है, जिसके पास खबर आ रही है, वही बता सकता है कि वहां क्या हुआ। आप मुझे बताएं, ना तो चाइना का शी जिनपिंग वहां थे, ना मोदी वहां थे, ना और कोई से कुछ। तो ये बात आपको, जो आर्मी का वर्षन है, आपके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देके बताता हूं कि जब ये परेशानी गलवान के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में करने की कोशिश करी, चाइना की जो फंडामेंटल वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है ना पुनीत, वो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी यही है, जो कि बात मैंने थोड़ी देर पहले कही, उसको सब्सटेंशिएट करेगी। उनका उद्देश्य है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, एंड टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, उसके लिए आपके पास एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो डोकलाम हो या रजा हो या हो, कोई भी जगह हो, गलवान कोई भी जगह हो, हॉट स्प्रिंग हो, कोई भी जगह हो,
जैसे ही वो होती है, उनका जो ग्लोबल टाइम्स है वो अखबार उसको पूरी तरह से छाप छाप के ऐसा कर देता है कि अरे भाई सारा इंडिया मर गया। और तो इस लेवल तक वो लोग स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, जो इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह लें, वो करते हैं। उसने जब अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो 2 दिन तक कोई खबर नहीं आई चाइना की तरफ से। इससे ये बात आप मान लें पुनीत, और आपके दर्शक मान लें, वो इसलिए नहीं आई कि चाइना को मालूम था कि वहां पर उनकी पुरजोर पिटाई हुई है, बुरी तरह से मार खाई है उन्होंने, और वहां से भागे हैं। अब उसको यहां पर कुछ राजनीतिक नेता कहने लगे कि अरे हम तो इंडियंस मार खा गए। मैंने बोला यार, इंडियंस अगर मार खाते तो ग्लोबल टाइम्स ने कह कह करके दुनिया को हिला देना था। 2 दिन तक उन्होंने कवर नहीं किया इसको, और फिर जब उन्होंने पहली बार कवरेज दिया तो उन्होंने यहां के राजनेताओं को कोट किया कि भाई साहब आपके वो कहने तो शायद आपने मार खाई है। जब कह दिया आर्मी कमांडर ने, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीटा आर्मी कमांडर थे उस टाइम पे, कह दिया कि नहीं है तो नहीं है, आप कैसे छुपा सकते हैं? क्या मैं छुपा सकता हूं मेरे माता पिता से? अगर मेरी शहादत होगी तो क्या मैं अपने माता पिता से छुपा सकता हूं? मेरे मां बाप क्या हल्ला नहीं करेंगे कि मेरा बेटा कहां है? तो ये बात तो मान ही नहीं सकते कि आपका कोई किसी ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया और पता नहीं पड़ा, उसको आपने छुपा लिया। जैसे कि शिवांगी के लिए उन्होंने पाकिस्तान में पता नहीं क्या ड्रामा मचा रखा था कि वो हमने पकड़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया। परसों के अखबार में मुर्मू के साथ फोटो है शिवांगी की। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल हमको, हमारे राजनेताओं को करने की आवश्यकता है। उसकी वजह बताता हूं कि अगर आप सेना पर विश्वास नहीं करेंगे तो सेना डिलीवर नहीं कर सकती, ये निश्चित है। मैं इसी सवाल पर आने वाला था। हर सिटीजन की एक्सपेक्टेशन है भारतीय सेना से। सेना की इंडियन से, सिटीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इसका मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड आंसर रहा है। मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि ये फ्रेज है, कई दफा इस्तेमाल होता है कि देर आर 1.4 मिलियन सोल्जर्स रेडी टू डाई फॉर यू, बिकम वर्थ डाइंग फॉर। 14 लाख, 13, साढ़े 13, 14 लाख सोल्जर जो हैं अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आप उसके लायक बने। और जहां तक सवाल सेना की एक्सपेक्टेशन का है, यही मैं बार बार कह रहा हूं। जो उदाहरण मैंने जनरल कलीटा का किसी का भी दिया, बार बार यही इसीलिए कहता हूं कि सेना को सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, सामान और सम्मान। आप उस सैनिक को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वेयर विदॉल दीजिए। जो उसको हथियार चाहिए वो हथियार दीजिए, जो उसको गजेट चाहिए, जो उसको वो चीज दीजिए, और सैनिक को सम्मान दीजिए। जो सैनिक कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कीजिए, ये जरूर बस। और भारतीय सैनिक किसी से भी कुछ भी नहीं चाहता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भारत की सेना और दूसरे देशों की सेना को जब हम कंपैरिजन देखते हैं, कहां स्टैंड? एक बार मैं फिर घमंड के साथ ये बात कहना चाहता हूं, घमंड के साथ, कि जब आप इस प्रकार के पीस कीपिंग फोर्सेस में जाते हैं, पीस कीपिंग मिशंस में जाते हैं, तो वहां पर पूरी दुनिया की सेनाएं वहां पर आती हैं। कमांडर्स भी हर एक दुनिया को रिप्रेजेंटेटिवली वो लोग वहां के आते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में रह करके सारे यूएन मिशंस का जो कंट्रोलिंग होता है उस डायरेक्टरेट में काम किया है। और हर एक कमांडर, जिससे आपका सवाल का जवाब बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, हर एक कमांडर, नो मैटर विच कंट्री ही बिलोंग्स टू, इंक्लूडिंग शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो एक चीज चाहता है कि कमांडर, ट्रूप्स, ऑफिसर्स कहीं से भी आए, जो सैनिक है वो भारतीय सेना का होना चाहिए। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और ये सब इस बात को समझते हैं। हमारा जो सैनिक है उसकी वजह है बिल्कुल साफ कि हमारी जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण की शुरुआत है, वो इसी से होती है कि भाई, मैं बताता हूं आपको, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारा ब्रह्म वाक्य बताया ना, ब्रह्म वाक्य। जब आप मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं तो मिलिट्री एकेडमी पर लिखा हुआ चेटवुडियन मोटो कहते हैं इसको, कि दी सेफ्टी
honor and welfare of my country come first always and every time. The honor, welfare and comfort of the men I command come next. My own safety, comfort and welfare come last always and every time. राष्ट्र प्रथम, जवान उसके बाद और मैं सबके बाद। ये जो चीज है ये हर भारतीय सैनिक के अंदर उसके डीएनए में शामिल है, डीएनए है उसका। तो इस वजह से हर व्यक्ति चाहता है कि सैनिक हमें भारतीय मिले। इंटरनेशनल मिशंस में इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कंट्री, साउथ एशियन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। और भारत के सैनिकों की डिमांड मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उस डेस्क पे रहा हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि डिमांड सबसे ज्यादा है। भारतीय सेना ने हर यूएन मिशन में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, चाहे वो कॉन्गो हो, चाहे वो सूडान हो या और भी कोई जगह हो, ईस्ट अफ्रीका, हर जगह भारतीय मिशन, भारतीय सेनाएं हैं। चाहे वो गोलान हाइट्स हो, चाहे वो और भी कोई जो आज की तारीख में वेस्ट एशिया में जगह है, हर जगह भारतीय सैनिकों ने पीस कीपिंग मिशन में बहुत काम किया। अब एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो श्रीलंका में हुआ, तो श्रीलंका का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड नहीं था। इसी वजह से उसमें जो सेनाएं गई उसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF, अगर आपको याद हो तो जब वो IPKF वहां गई तो वहां पर जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, वहां पर जिस प्रकार से आपको काम करना पड़ा, वो सब भारतीय सेना की तरफ से वो डायरेक्टिव था। तो उनका बाकी यूएन मिशंस के साथ कंपैरिजन करना सही नहीं होगा ना, उसमें सब कुछ अलग था। तो वो हमारा अपना ऑपरेशन कह सकते हैं, चाहे वो मालदीव में जो किया वो हमारा ऑपरेशन था, जो हमने श्रीलंका में किया वो हमारा अपना ऑपरेशन था। और वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी और वहां पर भी जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सेनाओं ने काम करके और अच्छा नाम कमाया।